देखो जी, यूपी बोर्ड क्लास 9 का हम लोग ये बायोलॉजी का चैप्टर हम पढ़े जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका। उसमें हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, इसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुण मतलब क्वालिटी और सूत्र मतलब उसका मतलब फॉर्मूला, यानी हमारे अंदर क्या क्वालिटी, हमारे अंदर क्या गुण है, उसका एक फॉर्मूला हमारे अंदर है, उसी का नाम वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी क्वालिटी क्या आएगा? जैसे हमारे माता पिता की क्वालिटी मेरे अंदर आई है, मेरी क्वालिटी मेरे संतान के अंदर जाएगी। हर एक क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उन सभी पेरेंट्स का क्वालिटी कहा जाता है, उनके संतति में वो सारी चीज़ें जाती है। तो उसका कारण कौन होता है? गुणसूत्र होता है। ये हम लोग आगे जाके मुख्य कार्य पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझो गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। तो सबसे पहले समझो यह कहाँ पर पाया जाता है, यह कहाँ पर पाया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे इसकी खोज किसने की, इसका नामकरण किसने दिया, यह कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ हम इस टॉपिक में इस चैप्टर में यहाँ पर समझेंगे। चलो सबसे पहले हम देखेंगे गुणसूत्र की खोज ई स्ट्रॉसबर्गर ने। बर्गर क्या नाम है? इनकी खोज किसने की थी? ई स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी। इसकी खोज किसने की थी? ई स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी। जबकि इसका नामकरण, इनका नामकरण किसने किया था? तो बाल्डेयर ने। किसने किया था? बाल्डेयर ने। कहा गया? तो बाल्डेयर ने 1889 में इसका नाम क्या रखा? क्रोमोसोम रखा। क्या रखा? क्रोमोसोम। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज यानी क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज ई स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी, तथा इसका नामकरण बाल्डेयर ने 1889 में किया। बात समझ रहा है? अब इसको थोड़ा सा फिगर द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे लैंग्वेज में कैसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझो। ये हमारा एक सेल है, कोशिका है। ठीक, तो कोशिका के सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा? तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? तो बहुत ज्यादा हम लिख के खिचड़ी नहीं पका दिए, हमें जो जरूरी बस वही लिखे। और ये सभी क्या कहलाएंगे? कोशिका द्रव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमें पता है इसके अंदर का सारा भाग क्या कहलाएगा? जीव द्रव कहलाएगा। जीव द्रव के दो भाग होते हैं, एक कोशिका द्रव और एक क्या हो गया? केंद्रक। तो हम लोग कोशिका द्रव में पाए जाने वाले सभी जितने भी कोशिकांग थे सभी को पढ़ लिए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्गी कैप बॉडीज, ये सब लोग लगभग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। बात समझ रहा है? हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं यहाँ केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर हम लोग केंद्रक को पढ़े नहीं है, केंद्रक क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे आगे चल के। लेकिन केंद्रक के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग या केंद्रक के अंदर वाला पाया जाने जो अंग है जिसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है? क्रोमोसोम। यह हमारा, इसको जूम करके देखें, हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जूम करके देखिए एक कोशिका हमको ऐसा नजर आया, एक कोशिका इस तरह से नजर आया। इस कोशिका के केंद्रक को जब हमने जूम करके देखा तो केंद्रक इस तरह से घिरा हुआ था। क्या हुआ था? घिरा हुआ था। यह जो बीच में गैप है, ये गैप बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पर हम जूम करके देख रहे हैं, इसलिए गैप हमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़े। लेकिन ये गैप कैसे है? छोटे, बहुत ही छोटे। इनके अंदर तुम्हें धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस धागे जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस धागे संरचना को बोलते हैं क्रोमैटिन तंतु। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन तंतु। यह जो हम लोग क्रोमोसोम देखते हैं यह हर समय दिखाई नहीं देता है, हर समय दिखाई नहीं देता है। एक सर्टेन टाइम आता है, एक क्या होता है? निश्चित समय आता है जब यह क्रोमैटिन तंतु क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बन जाता है। तो अभी ये दिखाई देगा, हर समय दिखाई नहीं देगा। फिर समझो क्या बताओगे कि कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर धागे रुमा क्या होती है? धागे नुमा बहुत ही महीन क्या होते हैं? तंतु से क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन तंतु। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन तंतु। जब कोशिका विभाजन होता है, क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? ये हम लोग जो कोशिका विभाजन के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी समझो कोशिका विभाजन, बस इतना समझो कि एक कोशिका से क्या होता है? नए कोशिकाओं का जन्म। एक कोशिका से नए कोशिकाओं का जन्म होने क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन का मतलब मत समझना कि कोशिका टूट के दो भाग में डिवाइड होगा, नहीं। पुराने कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का जन्म लेना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। इनमें जो होता है प्रजनन विभाजन द्वारा होता है, या हम लोग कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है हमने देखे, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये सब लोग वहाँ पर देख लेंगे। अभी समझो जब कोशिका विभाजन होता है यानी जब क्या होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं यानी जो एक तरह देखा जाए तो मातृ पिता जो होते हैं उनके जो कोशिका होते हैं वह क्या होते हैं? दो क्या बोलते हैं? डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं।
तो उस डिवीजन के समय यानी सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन तंतु क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। और संघनित होकर एक थिक, कैसा, एक थिक मोटे धागे नुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बात में यह हर समय दिखाई नहीं देता है। पहले यह कोशिका के केंद्र के अंदर बहुत ही महीन धागे जैसी संरचना होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिन तंतु। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है, कब होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, तब यही क्रोमैटिन तंतु क्या हो जाता है, संघनित। मतलब एक जगह क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे क्या बन जाते हैं, एक थोड़ा मोटे धागे से समान संरचना या आकृति बना लेते हैं, जिससे हमें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बात समझ आया। तो इस तरह क्रोमोसोम। अभी इसको और हम लोग एक एक क्रोमोसोम को जूम करके देखें कैसे होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, ई श्वार्ज़बर्गर ने 1875 में की थी। कोशिका के केंद्र के अंदर धागे नुमा बहुत ही महीन संरचना पाई जाती है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिन तंतु। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन तंतु। कोशिका विभाजन के दौरान यही क्रोमैटिन तंतु क्या होता है, संघनित होकर थोड़े मोटे धागे नुमा संरचना बनाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसका नामकरण किसने किया था, बाल्डियर ने 1889 में किया था। यहाँ तक समझ में आया। इसका फिगर भी ड्रॉ कर लो, इसको लिख भी लो। अब देखो जी ध्यान से, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम कब नजर आता है, तो जब सेल विभाजन यानी कोशिका विभाजन होती है, तब हम लोग क्या होते हैं, क्रोमोसोम नजर आने लगते हैं। इसका नामकरण किसने किया, खोज किसने, हम लोग देख चुके हैं। अब ना समझेंगे, देखो ध्यान से, ये हमारा कोशिका विभाजन के समय का चित्र है। ये कब का चित्र है, तो कोशिका जब विभाजन हो रहा था तब तो क्रोमोसोम हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं। इसको और अच्छे से देखें तो इस तरह से हमें क्रोमोसोम नजर आएंगे। बात समझ रहा है, नामकरण से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करें, किसके द्वारा, सूक्ष्म, ध्यान समझो कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम किसको देख रहे हैं, कोशिकाओं को। कोशिका के अंदर किसको देख रहे हैं, कोशिका केंद्र को। और कोशिका केंद्र के अंदर किसको देख रहे हैं, क्रोमोसोम को। किसको देख रहे हैं, क्रोमोसोम को। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर प्रत्येक गुणसूत्र में, किसमें, प्रत्येक गुणसूत्र में, ये हमारा प्रत्येक क्या है, गुणसूत्र है। प्रत्येक क्या है, गुणसूत्र है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, दो महीन सूत्र कुंडली के रूप में। क्या बोलाएंगे कि ये एक हमारा गुणसूत्र है, कितना है, एक गुणसूत्र है, एक हमारा क्रोमोसोम है। तो प्रत्येक गुणसूत्र के भीतर दो महीन कुंडली क्या होते हैं, दो महीन सूत्र कुंडली के समान इस तरह से ऐसे रहते हैं, के रूप में ऐसे रहते हैं, दिखाई देते हैं। और ये परस्पर कैसे होते हैं, सटे होते हैं। परस्पर कैसे होते हैं, सट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। अभी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद हम समझ लेंगे। अभी ये समझो क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब देखा जाता है तो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर दो क्या बताएंगे, दो महीन सूत्र कुंडली के रूप में परस्पर क्या होते हैं, ऐसे सट होते हैं, ऐसे सटे में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। हिंदी इंग्लिश सेम है, हिंदी इंग्लिश क्या है, सेम है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा। तो तुम लोग यहाँ पे लिख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमोनिमेटा। और इसके अंदर यहाँ पर जो रहता है इस वाले, इससे क्या बोलेंगे, जो स्पेस है, इसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर प्रत्येक गुणसूत्र में दो इस तरह से क्या होते हैं, सूत्र कुंडली में, सूत्र कुंडली जो परस्पर क्या होते हैं, ऐसा सटे होते हैं, एकदम चिपक नहीं होते, हल्का से क्या होते हैं, सट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। यह कहाँ पर रहते हैं, तो यह मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग मैट्रिक्स देखे थे। तो ये मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो ध्यान से, दो अर्धसूत्र जिस स्थान पर, क्या बताएंगे, देखो ये आधा सूत्र का लगेगा ये, और आधा का लगेगा ये। तो एक जो होता है, तो दो कुंडली का एक हिस्सा क्या कहलाएगा, अर्धसूत्र। आधा सूत्र ये, आधा सूत्र ये, दोनों मिला क्या हो जाएंगे, एक कंप्लीट सूत्र को पूरा करें, इससे क्या बोलेंगे हम लोग, तब पूरा क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलते हैं। बात समझ रहा है, पूरा संरचना मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुणसूत्र। क्या बताओगे, दो अर्धसूत्र, ये दोनों अर्धसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं, जिस स्थान पर आके मिलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूरी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर दूरी थोड़ा सा कम है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोले हैं, सेंट्रोमियर। बात समझ रहा है। क्या बताओगे कि यह जो दो अर्धसूत्र होते हैं, यह जिस स्थान पर आके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक संकीर्णन। क्या बोलेंगे,
प्राथमिक संकीर्णन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि यह सेंट्रोमियर, ये जो यहाँ पे प्राथमिक संकीर्णन है, यह एक गुणसूत्र में एक बार और दिखाई देते हैं, एक बार और दिखाई देते हैं, मतलब एक बार मिला है, थोड़ी दूर जाके एक बार और मिल सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस समय क्या बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन, क्या बोलेंगे द्वितीयक संकीर्णन। बात समझ रहा है। तो यह हमारे क्या अर्ध कुंडली है, अर्ध कुंडली जिस स्थान पर आके मिले उसे क्या बोलेंगे हम लोग प्राथमिक संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन। कभी कभी क्या होता है किसी किसी गुणसूत्र में ये एक बार और मिल जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग द्वितीयक संकीर्णन। अब ध्यान समझो, गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर, गुणसूत्र का यह अंतिम सिरा, यह क्या है अंतिम सिरा, जहां पर कुछ उभार दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं कुछ उभार दिखाई देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बताओगे कि गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर कुछ उभार दिखाई देते हैं, क्या दिखाते हैं कुछ उभार दिखाई देते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सैटेलाइट। बात समझ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ये हमारे क्या है क्रोमोनोमीटर है, ये इसके बीच का स्थान खाली जगह क्या बोलेगा मैट्रिक्स कहलाएगा। और यह अर्धसूत्र जिस स्थान पर मिलेंगे उसे क्या बोलेगा प्राथमिक संकीर्णन, इंग्लिश में सेंट्रोमियर। और कभी कभी दूसरी बार में मिल जाते हैं क्या बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। और क्या बताओगे कि यह जो गुणसूत्र के अंतिम हिस्से कुछ क्या होते हैं उभार दिखाई देते हैं, क्या बोलते हैं लोग सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सैटेलाइट। अब देखो यह जो हमारा क्रोमोनोमीटर है, यहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे बिंदी टाइप के दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं बिंदी टाइप के दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोनोमीटर के ऊपर समान दूरी पर, ये क्या होता है समान दूरी पर कणिका दिखाई देती है। क्या होती है कणिका जैसी संरचना दिखाई देती है या रचना दिखाई देती है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं इसे क्रोमोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रोमोमियर। बात समझ में आया क्रोमोमियर। मेन पूरा कहानी यही काम करेगा, आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब। तो क्या बताओगे कि क्रोमोनोमीटर के ऊपर क्या होते हैं छोटी छोटी कणिकाएं समान दूरी पर होती है। कैसे होती है समान दूरी से, क्या बोलते हैं हम लोग क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं क्रोमोमियर। अब ध्यान से देखो, यह जो गुणसूत्र होते हैं किसके बने होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र यानी इसकी रचना डीएनए आरएनए ये सब क्या है न्यूक्लिक अम्ल है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसकी रचना न्यूक्लिक एसिड्स, किसकी न्यूक्लिक एसिड्स, इनके अलावा हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीनों से ये बने होते हैं। इनकी रचना किससे होती है या किससे बने होते हैं। तो यह डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन तथा कुछ अम्लीय प्रोटीनों से मिलकर बनी होती है। इनकी संरचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको हम लोग आगे के हायर क्लासेस में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्लास 9th में जितना था उतना हमने पढ़ा लिया। अब इसके बाद भी जैसे होते हैं तो यह बस क्लास 9th के लेवल का है, बस मरा है। इसके आगे क्या होते हैं, इसके अंदर की और क्या संरचना होती है, या कैसे एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर कैसे दो भाग बढ़ते हैं, एक्स कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कितने तो हम बता देंगे। अब एक बात और याद रखो, अलग अलग से हम लोग एक जाति के लोग हैं, मतलब हम लोग किस जाति में आ जाएंगे मनुष्य जाति में। तो मनुष्य जाति में पाए जाने क्रोमोसोमों की संख्या क्या होगी समान होगी। कुत्तों में पाए जाने वाली क्रोमोसोमों की संख्या एक समान होगी। बात समझ रहा है। अलग अलग जंतुओं में क्रोमोसोमों की संख्या क्या होती है अलग अलग होती है। अभी तुम लोग बस कितना याद रखना है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखना मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46। अगर बात की जाए पेयर में तो बताओगे 23 जोड़ा, कितना 23 जोड़ा। बात समझ रहा है। तो अलग अलग जाति के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव प्राणी है, अलग जाति के उसमें क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी अलग अलग होती है। ये नहीं कि सभी का एक साथ हो जाएगा। बात समझ रहा है। अलग जाति का हमारा कुत्ता आ गया तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या दूसरा, मूली है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या अलग, मटर है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या अलग। बात समझ रहा है। हर एक अलग जाति में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। हाँ, उस जाति में क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी एक समान हो जाएगी। जैसे हम लोग मनुष्य हो गए तो हमारे अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, का हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वह मनुष्य है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगी 46। कितना हो जाएगी। अब यहाँ पर एक डाउट है तो हम लोग समझेंगे, यह क्रोमोसोम की संख्या एक कोशिका के अंदर बात हो रही है। किसके अंदर, ये नहीं कि हमारे पूरे बॉडी में क्रोमोसोम कितने पाए रहे 46, नहीं, एक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46, पेयर में 23। हमारा पूरा बॉडी 3000 करोड़ मतलब 30 मिलियन
देखा जाए करोड़ के वो क्या है कोशिकाओं से हमारा बॉडी मिला हुआ है, गिनना बहुत मुश्किल है। इसी तरह एक अनुमानित है कि 30 लाख हजार से कोशिकाओं से हमारा क्या हुआ है, हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो एक कोशिका के अंदर कितना क्रोमोसोम हो गया, 46। सोच लो हमारा पूरे बॉडी के अंदर कितना क्रोमोसोम होगा, बात समझ रहा है, कितना गुणसूत्र होगा। तो याद कर, इसके नीचे हम लिखना भूल गए, ना तो उसमें लिखे थे ना तो इसमें। याद रखना कि मनुष्य के अंदर क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और हर एक जीव यानी जैसे कुत्ते में अलग क्रोमोसोमों की संख्या होगी, बिल्ली में अलग होगी, चूहे में अलग होगी, शेर में अलग होगा, हाथी में अलग होगा। ये सभी अलग अलग जीव में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी तुम लोग क्या रखना है कि मनुष्य जाति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। यहाँ पे ये हम लोग का खत्म। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है क्रोमोसोम का कार्य। क्रोमोसोम का क्या कार्य होता है, तो ये क्या होते हैं, कैसे हम लोग का एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होता है, कैसे हमारा हाथ बस यहीं पे बनता है, इसे हम लोग आगे चल के हम लोग देखेंगे।